वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए अभी जो मार्केट में एक नई बुक आई है इम्तिहान पब्लिकेशन की, उससे सेट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। इसमें टोटल 11 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर दिए गए हैं। अगर आप लोगों का 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो लोग बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मोर प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया था। कश्मीर पर शासन नहीं किया था वर्मन वंश ने, जबकि उत्पल वंश, लोहार वंश तथा कारकोट वंश, यह तीनों वंश ने कश्मीर पर शासन किए थे। अगला प्रश्न है, चोल काल के संबंध में निम्न कथनों में से असत कथन की पहचान करें। पहला कथन है, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। इस काल में ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, यह भी कथन सही दिया गया है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाति सेना था, यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, इस काल में कलंजू सोने का सिक्का था, यह भी सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमें गलत कथन का चयन करना था तो इसमें एक भी कथन गलत नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा के बीच मुख्य मौलिक अंतर क्या है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा के बीच मुख्य मौलिक अंतर है बुद्ध की पूजा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं राज का नाम और एक तरफ दिए गए हैं शासक का नाम। चलिए मिलान करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा सी से, मगध राज का शासक था प्रसेनजीत। 2 का मिलान हो जाएगा बी से, वश राज का शासक था उदयन। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, अवंती का अजातशत्रु से। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से, कौशल का प्रसेनजीत से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कानूनगो ने किस शासक द्वारा निर्मित सराय को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। तो वह शासक का नाम है शेरशाह सूरी। डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सराय को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश जारी किया था। तो दोस्तों वह शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार करते हुए अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खम्स, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश जारी किया था। वह ब्राह्मणों पर
जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। इसमें बेमेल जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्बकाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं विद्वान और लेखक का नाम और एक तरफ दिया गया है अनुवादित पुस्तकें का नाम। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, टोडरमल का भागवत पुराण से हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, बदायूनी का रामायण से हो जाएगा। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, फैजी का लीलावती से। डी का मिलान हो जाएगा 5 से, इब्राहिम सरहिंदी का अथर्ववेद से। और ई का मिलान हो जाएगा 3 से, अबुल फजल का पंचतंत्र से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों में से असत कथन की पहचान करें। इसमें असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता था, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, न कि अष्टदिग्गज। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोपला विद्रोह किस आंदोलन की एक शाखा थी। मोपला विद्रोह एक शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मोपला मुसलमानों ने किया था। यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी, जिसका नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1927 में भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों में सुधारने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी। तो दोस्तों वह कमेटी का नाम था बटलर कमेटी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें एवं असत कथन की पहचान करें। इसमें असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में की गई थी, जो कि गलत कथन दिया गया है। कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई थी। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के कलर के रूप में कोलकाता आया था। इसके शासनकाल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कॉर्नवालिस के कार्यकाल में कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें। इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, रेबजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा।
उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान के सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था, वह संस्था का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में की गई थी। इस संस्थान के सदस्यों ने काकोरी ट्रेन डकैती को 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया था। इसके अभियुक्तों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल एम, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है? तो वह इतिहासकार का नाम है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है, जबकि जेम्स ऑटम तथा डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा है। बी.डी. सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है और डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है संस्था का नाम और एक तरफ दिया गया है संस्थापक का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से। बेलूर मठ की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बी का मिलान हो जाएगा 1 से। शारदा सदन की स्थापना की गई थी रामाबाई के द्वारा। सी का मिलान हो जाएगा 2 से। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था एम.जी. रानाडे ने। डी का मिलान हो जाएगा 3 से। वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्रनायक कहा था, यह बिल्कुल सही दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा है, यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी, यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा है, यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था का नाम है
लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न में से किस संस्था को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था, वह संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में 1876 ईस्वी में किया था। इस संस्थान को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय स्तर की संस्था का दर्जा प्राप्त था। इस संस्था द्वारा सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय ने लिखा है कि ए.ओ. हुम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो दोस्तों इसे लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने हुम के बारे में लिखा है कि वे स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। अगला प्रश्न देखते हैं, विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो दोस्तों भूदान आंदोलन शुरू हुआ था पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली तेलंगाना में स्थित है और भूदान आंदोलन 1951 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, शेर खां ने बंगाल के किस शासक को हराकर हजरते आला की उपाधि धारण की थी? शेर खां ने बंगाल के नुसरत शाह को हराकर हजरते आला की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी सूफी संत के संबंध में असत कथन कौन सा है आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, इनका जन्म बिहार के मनेर में 1290 में हुआ था। यह तो कथन सही दिया गया है। इनका संबंध फिरदौसी सिलसिला से था। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, इनके उपदेशों का संकलन मकतूबाते सदी में है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई थी। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। हमें गलत कथन का चयन करना था तो इसमें एक भी कथन गलत नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया था? तो वह ब्रिटिश यात्री का नाम है जॉन मार्शल। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वछांत्रक कहा गया है? तो वह शासक का नाम है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने राज के सप्तांग सिद्धांत में किसे आंख कहा है? कौटिल्य ने राज के सप्तांग सिद्धांत में आंख कहा है अमात्य को। ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के तहत राज के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें राजा को शीर्ष, अमात्य या मंत्री को आंख, जनपद को पैर, दुर्ग को भुजा, कोष को मुख, सेना या दंड को मस्तिष्क कहा है। कौटिल्य के अनुसार यह अंग राज की रक्षा और संचालन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल सरकार ने किस जेल में रखा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल सरकार
हनुमान नगर जेल में रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 1930 में पटना में किसकी अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया था? मई 1930 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया था। स्वदेशी लीग में सचिदानंद सिन्हा एम के बी दत्त को उपाध्यक्ष, हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। अगला प्रश्न है, चंपारण एग्रियन समिति में कुल कितने सदस्य हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंपारण एग्रियन समिति में कुल सदस्य थे 6। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था? तो वह ब्रिटिश अधिकारी का नाम है कैप्टन ली ग्रांट। अगला प्रश्न है, बारदोली विजय संदेश है यह किसकी रचना है? बारदोली विजय संदेश है यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, बिहार में राजकीय पशु उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बिहार में राजकीय पशु उत्सव की शुरुआत की गई थी 2021 में। बिहार में राजकीय पशु उत्सव कलरव की शुरुआत वर्ष 2021 में जमुई के नागी नकटी पशु अभयारण्य में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यह योजना वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के बच्चों पर लागू होता है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अपर प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी 8 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय जाता है सुभाष पालेकर को। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय जाता है सुभाष पालेकर को। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कृषि विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो वह मोबाइल ऐप का नाम है बिहान। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जिस समान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है रेपो दर। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि 7.5%,
जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2.5%, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 2.3%, द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि 4.3%। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर व्यय हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर व्यय हेतु 39,191.87 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आकस्मिक निधि का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 267 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। पंद्रहवें वित्त आयोग के संदर्भ में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर बी, आय अंतराल 40%, जो कि गलत दिया गया है। आय अंतराल है 45%, ना कि 40%। बाकी सभी सही दिए गए हैं। जनसंख्या 15%, क्षेत्रफल 15%, वन व पारिस्थितिकी 10%। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना निम्न में से कौन है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक उच्च बंधुता दर्शाती है? तो वह गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? नियासिन के नाम से जाना जाता है विटामिन B3 को, जबकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। गाजर, दूध, हरी सब्जी में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से रोतोंधी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की थी, जो कि गलत कथन दिया गया है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। ओ रक्त समूह सर्वदाता है, ए बी रक्त समूह सर्वग्रावी है। रक्त समूह ए बी पर कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि की भंगुरता जानने के लिए। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। अगला प्रश्न है, सही कूट का चयन करना है। एक तरफ दिया गया है आविष्कार और एक तरफ दिया गया है आविष्कारक का नाम। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, बैक्टीरिया की खोज की थी लुवेनहॉक ने। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, प्राकृतिक वर्ण की खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। डी का मिलान हो जाएगा 3 से, पुनरावर्तन सिद्धांत जो कि अर्नेस्ट हैकल ने दिया था।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त में अम्लता बढ़ने से हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्त में अम्लता बढ़ने से हृदय गति पर प्रभाव पड़ता है, हृदय गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण निम्न में से किस हार्मोन के द्वारा होता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है, वह हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन तथा एड्रिनल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी, जो कि गलत दिया गया है। शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। बाकी सभी सही दिए गए हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव द्रव में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, नाशपाती का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? नाशपाती का खाया जाने वाला भाग कहलाता है पुष्पासन। अगला प्रश्न है, बादल और कोहरा किस कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं? बादल और कोहरा आते हैं द्रव एरोसोल के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के किसी स्थान पर मामूली कट जाने पर रक्त स्कंदन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मामूली कट जाने पर रक्त स्कंदन के लिए प्रयोग किया जाता है फिटकरी तथा फेरिक क्लोराइड का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। अगला प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों उसका घनत्व पर प्रभाव पड़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? तो दोस्तों वह धातु का नाम है सोना तथा प्लेटिनम। सोना तथा प्लेटिनम धातु का संक्षारण नहीं होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोना और प्लेटिनम का संक्षारण नहीं होता है। यह पूर्णतः संक्षारण मुक्त पदार्थ है। यह हमेशा अपने प्राकृतिक रंग में चमकते रहते हैं, इसलिए इसका प्रयोग आभूषण निर्माण में होता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल की अधिकता के कारण थकान का अनुभव होता है? तो वह अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, दांतों का एनामेल निम्नलिखित में से किसका बना होता है? दांतों का एनामेल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
बेमेल जोड़े की पहचान करें। इसमें बेमेल जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल नीलेराइट, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। निकेल का अयस्क का नाम है मीलेराइट, बाकी सभी सही दिए गए हैं। सोडियम का हो जाएगा चिली साल्पीटर, टीन का अयस्क हो जाएगा कीसेटेराइट, तांबा का अयस्क हो जाएगा क्यूपराइट। अगला प्रश्न है, रसोई गैस में मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? रसोई गैस मुख्यतः मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को वल्कनीकरण हेतु निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? प्राकृतिक रबर को वल्कनीकरण हेतु सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की तरफ बैंगनी रंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है डायोड बल्ब का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम तथा बोरॉन का। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, क्वांटम सिद्धांत के खोजकर्ता थे मैक्स प्लांक। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, एक्सरे की खोज की थी रॉन्टजन ने। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, ट्रायड बल्ब के खोजकर्ता थे लीडी फॉरेस्ट। डी का मिलान हो जाएगा 2 से, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कटे हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या है? कटे हीरे की चमक का प्रमुख कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है, यह भी कथन सही दिया गया है। रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरा के फिल्म से की जाती है, यह भी कथन सही दिया गया है। स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमें गलत कथन का चयन करना था, तो इस प्रश्न में एक भी ऑप्शन गलत नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर है। एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर है 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारत के किस या किन अनुच्छेदों में राज्य को परिभाषित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 तथा अनुच्छेद 36 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के भाग 4 को के अनुच्छेद 51 को के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव में मतदान करना, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि वैज्ञानिक वृत्तियों का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के आदर्शों का सम्मान करना, यह तीनों मौलिक कर्तव्य में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, डैश का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिहार। परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संवैधानिक पदाधिकारियों के समान वरीयता अनुक्रम को इंगित करता है? तो दोस्तों वह युग्म हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान उप प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सरकारी समितियों को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है? तो दोस्तों वह संशोधन है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया है प्रबुद्ध बनाम भारत संघ के मामले में तथा नवीन जिंदल बनाम उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यर्पण संबंधित है। तो दोस्तों प्रत्यर्पण संबंधित है संघ सूची से। प्रत्यर्पण दो राष्ट्रों के बीच वैसे समझौते या संधि को कहा जाता है जिसके तहत दोनों राष्ट्र एक दूसरे के भगोड़ा अपराधियों को सौंपने का करार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का संबंध किस राज्य के विशेष उपबंध से है? अनुच्छेद 371 का संबंध है मणिपुर राज्य से। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों वह देश है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत है नीति निषेध तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असत जोड़े की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें असत जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाई अरब, जो कि गलत दिया गया है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के केन्या में पाई जाती है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। एस्किमो कनाडा में पाए जाते हैं। वेदास जनजाति श्रीलंका में, बोडो जनजाति ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तनामी मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया देश में। ग्रेट सैंडी, सिप्सन, गिब्सन, तनामी आदि मरुस्थल
ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हवा को गिनी के तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है हरमट्टन को। अगला प्रश्न है, कोको जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हैं। कोको जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हैं अंडमान तथा कोको द्वीप जो कि म्यांमार में स्थित है। पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्न में से किसकी खेती से नहीं है? ट्रक फार्मिंग का संबंध जिस खेती से नहीं है वह है गेहूँ। ट्रक फार्मिंग सब्जियों, फलों एवं फूलों की खेती करने की नवीन विधि है। इसमें विशेष प्रकार के ट्रकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए जो पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है वह है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हीलर द्वीप का विकास निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर हुआ है? व्हीलर द्वीप का विकास हुआ है ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मृदा का लाल रंग होता है लौह यौगिक के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीश दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है? बीश दोआब स्थित है बियास और सतलज नदियों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रीटेशियस युग में। अगला प्रश्न देखते हैं, रिहन परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रिहन परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, बर्दा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बर्दा पहाड़ी स्थित है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में स्थित अन्य पहाड़ियाँ हैं मांडवी पहाड़ी, गीसार पहाड़ी, गिर पहाड़ी आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, जबकि कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत किसने दिया है? गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत दिया है फ्लोन ने। अगला प्रश्न है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड स्थित है नागपुर में, जबकि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राजकीय वृक्ष है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है।
जबकि बिहार का राजकीय पशु बैल है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों बिहार का वह जिला है पश्चिमी चंपारण, जो नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। नेपाल से बिहार के 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। उत्तर प्रदेश से बिहार के 7 जिले लगते हैं, जो हैं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर तथा कैमूर। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है। मृदा संरक्षण हेतु उपाय किया जाता है प्रति भूमि पर घास व पेड़ पौधे लगाकर मृदा के कटाव पर रोक लगाना, अतिचारण पर नियंत्रण, वृक्षारोपण के माध्यम से वायु रोधन प्रणाली का निर्माण, फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है। कशिश वाटरफॉल किस जिला में स्थित है। कशिश वाटरफॉल स्थित है रोहतास जिले में। रोहतास में अन्य जलप्रपात स्थित हैं जिनके नाम हैं तुतला प्रपात, माझर कुंड, तलहार कुंड इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में तंबाकू की कृषि नहीं की जाती है। तंबाकू की कृषि नहीं की जाती है बिहार के बक्सर जिले में, जबकि समस्तीपुर में, वैशाली में तथा पूर्णिया में, यह तीनों जिलों में तंबाकू की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह जिला का नाम है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है। तो दोस्तों भारत का आगरा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम जिला कौन है। सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम जिला बना है झारखंड का जामताड़ा जिला। अगला प्रश्न है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जून 2022 में किस राज्य में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। अगला प्रश्न है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना को पूरा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना के उद्देश्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना के उद्देश्यों में जो शामिल नहीं है वह है बाजार को सीमित करना, जबकि वेस्टेज को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन करना, ऊर्जा की बचत करना, यह तीनों जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के
लागूकरण की अवधि क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लागूकरण की अवधि है 2021 से 26 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन मुक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों वह कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट 2022 का आयोजन किया गया पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? देश की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण जिस कंपनी ने किया है उसका नाम है अल्स्टॉम। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण गुजरात के सावली स्थित अल्स्टॉम कंपनी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह स्वतंत्रता सेनानी का नाम है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुदान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुदान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है 314.51 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेछोपू सुरंग की खुदाई की जा रही है? नेछोपू सुरंग की खुदाई की जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सम्मानित किया गया है आशा स्वयं सेवकों को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में 4 भारतीय शामिल हैं। किस भारतीय को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दानिश सिद्दीकी जी को। अगला प्रश्न है, मई 2022 में आसनी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आसनी चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी % हो गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6%। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू ने 2015 और 2021 के बीच किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में
कार्य किया था? तो वह राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है सोराई पट्टू ने, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है सूर्या को सोराई पट्टू के लिए और अजय देवगन को तन्हाजी के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है अर्पणा बाड़मुरली जी को। अगला प्रश्न है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के गुरुग्राम शहर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश रैना को। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या उसकी कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक है? तो दोस्तों वह देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो दोस्तों वह देश है रूस। अगला प्रश्न है हाल ही में 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली है। इनमें से कौन सी आर्द्रभूमि तमिलनाडु में स्थित है? तो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है कड़िकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लिकरनई मार्श रिजर्व प्रोजेक्ट तथा पिचवरण मैंग्रोव। यह तीनों तमिलनाडु में स्थित है, जबकि शाक सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, पाला आर्द्रभूमि जो कि मिजोरम में स्थित है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 4 और 5 जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट ने। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 145 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 148 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट 150 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।